नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग एनसीएफ से संबंधित वीडियो कर रहे हैं। एनसीएफ सीटेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सीटेट का किसी भी टीचिंग एग्जाम की जान है ये, ठीक है। ये आपको बताता है कि एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में आपको सीटेट के लिए एनसीएफ की ज़रूरत क्यों है और कैसे आप सीट ये इस बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीटेट के लिए एनसीएफ की जरूरत क्यों है और कैसे आप सीटेट में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं एनसीएफ को पढ़ के। जो एनसीएफ का सार है 149 पेज का है, वो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पल पल के अपडेट वहाँ मिल सके। मेन बात यह है कि अगर वहाँ पे आप 149 पेज का पढ़ भी लोगे तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, लेकिन उससे जो मेन चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे बन जाते हैं एज इट इज, बाकी डिराइव हुए क्वेश्चन तो मैंने जो पॉइंट करा दिया है उससे आप कर लोगे, लेकिन जो सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं वो क्वेश्चन की चीज़ें 20-25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, आप कर लोगे। तो आप एक बार कर लिया, आपने वो क्वेश्चन याद कर लिए तो सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं कि अलग से ड्राइव होने के लिए आप अलग से बना लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आते हैं और इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। तो देर ना करते वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग यहीं पर थे, यहाँ तक हम लोग का हो गया था शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले थे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये हम लोग आपने देखा था पिछले सीरीज में। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनसीएफ 2005। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि सरकार से नई शिक्षा नीति लाने वाली थी, जो कि अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अभी तक एनसीएफ 2005 ही नवीनतम दस्तावेज है। क्यों? क्योंकि जो आरटी है वो आरटी दस्तावेज नहीं है, शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज नहीं है। वो आरटी बच्चों के लिए है कि बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के लिए वो बनाया गया है, आरटी राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस मंत्रालय की पहल पर, इस मंत्रालय या फिर किस ऑप्शन में किस दिया रहेगा, किस मंत्रालय की पहल पर आपको एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आपको पता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है ये, और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी थी और उन्होंने ही बनाया था, मतलब उन्होंने रिकमेंड किया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री ने ही एनसीएफ तैयार किया था, उनकी पहल पर ही तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो प्रोफेसर यशपाल। मैंने बताया अभी, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोफेसर यशपाल थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ही विद्वानों ने तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना है और उन पर बर्डन नहीं देना है। मोटी मोटी किताबों पर आधार नहीं बनाना है। आसपास की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ सके बच्चा। उनकी अगर कोई भारी चीज़ है, कोई बड़ा ये कर रहे हैं, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यानी बच्चों पे बोझ ना पड़े, बच्चे एकदम लर्निंग ज्ञान का सृजन कर सके। वो ऐसा ना हो कि बुक में ही उलझ के रह जाए, आसपास की जो चीज़ों से सीखें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर किस निबंध से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता प्रगति। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, इस पर बल दिया गया है। यानी कि जो हम लोग का ड्रीम इंडिया है, यानी कि बच्चों के भविष्य के बारे में जो भी ड्रीम इंडिया का सपना है कि हम लोग को भारत ऐसा होना चाहिए, उसी में एनसीएफ पर बल दिया गया कि ऐसा होना चाहिए। अब आप कहते हो कि एनसीएफ 2005 में दिया गया ऐसा, हम लोग का शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? तो शिक्षा व्यवस्था है नहीं, हमें बनाना है वैसा शिक्षा व्यवस्था। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप एनसीएफ को सिर्फ पढ़ के रट ले, यही मेरा उद्देश्य था कि आप एनसीएफ को पढ़ के मैं चाहता था तो रटवा देता, आपको पढ़ा देता, नहीं, लेकिन मैंने वो आपको सार बताया। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को अपने मन में उतारो, अपने जीवन में उतारो, और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ो। एग्जाम तो आपने पढ़ लिया, वो निकल जाएगा, एकदम 100% है, लेकिन उसके बाद से भी आप अपने पढ़ा रहे हो, जहाँ भी वर्क कर रहे हो, उसमें उस जीवन में उतारो उसको। उस जीवन में उतारने से फायदा ये होगा कि बच्चों का भी भला होगा और आपका भी अनुभव बढ़ेगा, आपका भी भला होगा। तो एनसीएफ 2005 में सपने के भारत, यानी कि के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताई गई है कि ऐसे करने पे बच्चों को, मतलब
जो भी प्रोसेस बताया गया वो प्रोसेस की बाहर की चीज़ों से रिलेट कीजिए, किताबों को बोझ ना बनाइए, ठीक है, उनको माहौल प्रदान कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको, ये ड्रीम है, ये आपको काफ़ी जगह ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती, लेकिन उसको लागू करना हमारा कर्तव्य है और बच्चों को एक अच्छा माहौल देना हमारा कर्तव्य बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बताया गया है, तो किस बारे में बताया गया है? तो एनसीएफ 2005 को अलग अलग अध्याय में बांटा गया है। तो इसमें एक अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करा दिया है। तो इस ये क्वेश्चन है, जस्ट जैसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए कि वातावरण के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है कि वातावरण के एनसीएफ 2005 के विद्यालय और कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है। तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिकों को कैसे प्रभावित करते हैं, यही बताया गया है। यानी कि जो विद्यालय और कक्षा के वातावरण में इस बारे में बताया गया कि वातावरण जो है उसका भौतिक और वैज्ञानिक आयाम, यानी भौतिक आसपास की चीज़ें क्या क्या कक्षा में विद्यालय में उपलब्ध है, ठीक है, और या फिर कक्षा में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, इस पर भी अधिगम निर्भर करता है। उसका वैज्ञानिक आयाम क्या क्या है इस पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं, हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका लैटिन भाषा का। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और आप जानते हैं कि लैटिन भाषा से बहुत सारी चीज़ें डराइव होती हैं, ठीक है, उसको कालांतर में वो चीज़ें बदल के हिंदी में दूसरी चीज़ें बन जाती हैं। तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो इसका उत्तर 2005 में। जब एनसीएफ 2005 में किया गया तो सामाजिक अध्ययन का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2005 में। मैथ का कब बनाया गया? 2005 में। सारा आपको आंसर इसका सीधे सीधे 2005 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो किस बारे में अनुशंसा किया गया था? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, यानी कि सामाजिक अध्ययन क्या है? अब सामाजिक अध्ययन यानी आसपास के समाज का अध्ययन करना है। तो इसमें क्या बताया गया था कि सभी स्तर के, यानी नीचे क्लास 1 से लेके या उससे भी प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 1 से लेकर के आप हायर क्लास तक चल जाओ, उन सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक यानी जेनेटिकल और रिप्रोडक्टिव और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, उनको जो है उनसे संबंधित मुद्दों को सामाजिक अध्ययन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है हम लोग का, सभी एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? जो एनसीईआरटी नई दिल्ली में। आपको पता है कि एनसीईआरटी का कार्यालय नई दिल्ली है। अच्छा, जल्दी से आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान से तो आपको ये पता होना चाहिए और क्वेश्चन पूछ भी देता है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? ये ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ये आपको हेल्प भी करेगा। और ऐसे ही मैं क्वेश्चन हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपको टास्क में दूँ ताकि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे क्या होगा कि आपको भी एक तरह से जैसे कि आप भी इंटरेक्ट हो सकेंगे, आप भी एक्टिव हो सकेंगे। यानी ये जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो आपने पढ़ा होगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, यानी मैं जल्द ही आपको मैंने बताया था कि लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। तो इसमें भी मैं लगातार क्वेश्चन पूछूंगा, एक दो क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी मुझे पता चलेगी और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे मैं अपने में बदलाव कर सकता हूँ, ये भी मुझे पता चलेगा। तो एनसीईआरटी के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? यानी कि पाठ्यक्रम करिकुलम जो जिसको कहते हैं हम लोग, उसको करिकुलम का निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। इसका मतलब क्या है? मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन के आंसर, कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, उसके आंसर को मैं समझा देता हूँ। क्यों, क्या जरूरत है? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। इसका मतलब कि आप जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को उनके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जीवन में जो भी आवश्यकता है, उनसे लड़ने हेतु उनको दूर करने हेतु जो वो अपने आप को सक्षम बना सकें, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, वो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा राष्ट्र भी निर्माण कर सकें, ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के लिए पाठ्यक्रम निर्माण कर सकते हैं ताकि ये बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीख सकें और अपना व्यक्तित्व निर्माण कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है, प्रथम है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा जो भी आप कहें। तो
द्वितीय भाषा है अंग्रेजी। मान लीजिए कि आप हिंदी तो आपको पता है ना, प्रथम भाषा हम लोग हिंदी, या फिर जो भी आपके राज्य भाषा है, आप उड़िया में, उड़ीसा में रहते हो उड़िया, या फिर जो भी आप रहते हो बंगाल में बंगाली, ठीक है। सेकंड भाषा अंग्रेजी हो गई, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों, कि ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप जो भी है अपना विचार व्यक्त कर सको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब आपका जो है विकास में बाधा ना हो, आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अपना विकास कर सको, ठीक है। प्रथम हिंदी राज्य भाषा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे द्वितीय भाषा जो इंग्लिश होता है, आपको पता है। और तृतीय स्थानीय भाषा। इसका मतलब स्थानीय भाषा में आप जो भी, आप जहाँ रहते हो, पंजाब में पंजाब संस्कृत, तमिल, जो भी आपका, बिहार में भोजपुरी हो गया, और बंगाल में बंगाली हो गया, ये सब सारी चीज़ जो आपको राज्य की भाषा के अलावा जो स्थानीय भाषा, आप जहाँ एक राज्य में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा होती है ना, जैसे बहुत सारी जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस स्थानीय स्तर की भाषा, जैसे असम में असामी, ठीक है। तो ये सारी स्थानीय स्तर की भाषाएं, आप राज्य की भाषाएं तो होती हैं, इसके अलावा आप स्थानीय जैसे बोडो, डोंगरी, ठीक है, 22 भाषा जो आपको संविधान के में शामिल किया गया, ठीक है, उनके बारे में 22 भाषाओं में से आप किसी भी स्थानीय भाषाओं को आप चुन सकते हो, ठीक है। तो ये एनसीएफ का लक्ष्य है, एनसीएफ का भाषा फॉर्मूला है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एनसीएफ 2005 भी सुझाव, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा है। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा है, ये मैंने बताया था आपको, इस बारे में मैंने डिस्कस किया था कि आपको जो है सूचना को ज्ञान मानने देने से बचना है। बच्चों में ये चीज़ विकसित करना है कि वो सूचना को ज्ञान ना माने। इससे क्या मतलब है, सूचना जब तक वो समझे कि सूचना क्या है, ज्ञान क्या है। यानी कि अगर बच्चे, अगर कोई चीज़ आपने पढ़ा है, ठीक है, तो जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था पिछला बार कि H2O पानी कैसे बनता है, तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। अब ये सूचना ना हो, ये ज्ञान के रूप में ले, क्यों, क्योंकि ज्ञान असीमित होता है, ज्ञान आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर सकते हो, ज्ञान फ्लोलेस होता है, वहाँ उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। ज्ञान कभी भी फुल स्टॉप यानी बंद के नहीं रहता, वो असीमित है। आप उस चीज़ में नए नए, मैंने बताया था, एनसीएफ में डिस्कस भी किया था कि नए नए प्रयोग होकर विज्ञान में भी होता है कि आप कोई भी चीज़ की नहीं है, आज कोई चीज़ स्थायी है, आज आपको दिख रहा है कोई थ्योरी, कोई चीज़ दिया गया है, लेकिन कोई और आके कोई वैज्ञानिक या कोई वैज्ञानिक हो गया, शिक्षाविद आ गया, वो सुझाव देगा, वो उस पर प्रयोग करेगा, उस चीज़ को बदल देगा, अपना थ्योरी देगा। तो कोई चीज़ अस्थायी ना हो, तो ज्ञान असीमित होता है और सूचना जो है सीमित होता है, यानी कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। आपको जैसे, इसका मतलब ये नहीं कि फुल स्टॉप, मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि कोई चीज़ के लास्ट में फुल स्टॉप लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान है। इसका मतलब ये है कि अगर सूचना दिया जाए तो वो एक सीमित होता है। कहने का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि सूचना एक सीमित होता है और ज्ञान असीमित होता है। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, एनसीएफ ये सुझाव देता है कि सूचना अलग चीज़ होती है और ज्ञान अलग चीज़ होता है, उनको ज्ञान को सीमित ना किया जाए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से मूर्त की ओर। यानी कि एनसीएफ 2005 में शिक्षण सूत्र बहुत सारे हैं, शिक्षण के अधिगम के प्रयोग बहुत सारे हैं। तो आपको कैसे शिक्षण दिया जाता है, व्याख्यान विधि और बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है, ज्ञान से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, मूर्त से मूर्त, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी विधियाँ मैं आपको अलग से जब मैं टॉपिक वाला कराऊंगा तो, और लाइव में शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें आपको मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा इस बारे में। तो एनसीएफ 2005 में इसी सूत्र का प्रयोग किया गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि और मूर्त से मूर्त की ओर। यानी कि अब कोई चीज़ ज्ञान की, मान लीजिए कि आपने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो ये नहीं डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन शुरू नहीं किया। मान लीजिए आपने गुणा करना या कैलकुलेशन करना सिखाना है, तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करना तो नहीं सिखा दोगे। तो आपको पहले मान लीजिए पहाड़ा हो गया, या टेबल, इंग्लिश में आप कहिए तो टेबल आपने सिखाया, टेबल सिखा दिया, और आपने टेबल सिखा दिया, ठीक है, तो पहले आपने टेबल बताया हुआ, टेबल से ही आप डिराइव करके धीरे धीरे छोटे छोटे कैलकुलेशन करना बताओगे, तब बाद में आप बड़े बड़े कैलकुलेशन, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन करना बता दिया और उसके बाद से तब आप धीरे धीरे आप कहोगे कैलकुलेट कर करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। यानी कि आपको जो है ज्ञात से अज्ञात के, बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान दे देना है और उससे धीरे धीरे आगे ड्राइव करके आगे बढ़ते जाना है क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और आगे मैंने उसके से ज्ञात से जो उसके तरफ जो अज्ञात है उस चीज़, मैंने एक टॉपिक बता दिया, जैसे कि मैंने हम लोग ने पढ़ाया भी होगा और लेसन प्लान बनाया होता है, आपको पता होगा। जब हम लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए तो आपको बोलना होता है कि पहले टॉपिक बताना होता है, तो टॉपिक आपको नहीं बताना होता है। इसमें क्या है कि आपको टॉपिक नहीं बताना होता है, आपको इधर उधर से प्रश्न करके घुमा फिरा के बच्चों से ही बोलवाना होता है कि क्या है टॉपिक, ठीक है। जैसे कि बच्चों, आज हम लोग आज क्या है, तो इस बार कभी आपने ये चीज़ देखा है, पेड़ पौधा देखा है, ठीक है, ये जानवर देखा है, कैसे करता है वो,
मान लीजिए आपको भोजन पढ़ाना है, भोजन चैप्टर पढ़ाना है, तो भोजन बच्चों आपने इस जानवर को खाते देखा है? आप अच्छा आप क्या खाते हो? आपने भोजन में क्या प्रयोग करते हो? ठीक, आप क्या खाते हो? खाने में क्या यूज होता है? ये सारी चीज़ें आप ऐसे प्रश्न करके तब आप मेन टॉपिक पे आते हो कि भोजन। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है भोजन, इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले आप जो चीज़ ज्ञात है उनको, उससे तब वो चीज़ आप पता करोगे और उसके बाद से उसको रिलेट करके तब जो अज्ञात है उसके तरफ लेके जाओगे। ये थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो गया लेकिन ज़रूरी था। अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। इसका मतलब कि एनसीएफ 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, इसका उत्तर क्या होगा? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि जो भी सिद्धांत है उसका, उसमें बताया गया कि ज्ञान जो है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है ताकि वो जीवन में अपना उपयोग कर सके, सिर्फ किताबों में सीमित ना रह जाए। उसको ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना है। अगला प्रश्न हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। यानी कि बच्चों की, मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों की जो गलतियाँ हैं, ठीक है, बच्चों की जो गलतियाँ हैं वो आपको इवेल्युएट करने में, आपको पता लगाने में मदद करते हैं कि आपको क्या पढ़ाना, आपको अपने में क्या बदलाव करना है कि बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो सके। इसका मतलब यही है कि अगर आप जो भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर बच्चे में मान लीजिए कोई चीज़ गलती हो रहा है तो इसमें इसका मतलब बच्चों के अनुसार आपको ढलना है, आपको अपने में बदलाव करना है कि आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है, कैसे अपने में बदलाव करोगे, कौन सी विधि इस्तेमाल करोगे, क्या तरीका लगाओगे कि बच्चे अधिगम कर सकें, ठीक है। तो ये समस्या को पहचानने में मदद करता है, उसको दूर करने में मदद करता है कि बच्चा किस चीज़ में गलती कर रहा है। मान लीजिए कैलकुलेशन में गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके मैथ में यानी नीचे से अगर प्रॉब्लम है तो आप उसकी जड़ करोगे, जो भी आप हेल्प करोगे, ठीक है। आसपास अगर उसको माहौल नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके परिवार वालों से जाकर बात करोगे और उसके जो भी तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास करोगे। तो एनसीएफ के अनुसार बच्चों की गलती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह समाधान को पहचानने में मदद करता है कि हम लोग इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है शिक्षा बिना बोझ किए, जो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। मतलब कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। शिक्षा बिना बोझ का मतलब कि आप जो भी पढ़ाओ वो बोझ नहीं होना चाहिए बच्चों में। बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़े, ठीक है, पहला तो इंटरेस्ट लेके पढ़े और दूसरा कि उनको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाओ। आप ये नहीं कि एक ही बार में आपने दे दिया होगा पूरा चैप्टर। आपने देखा होगा कि कभी भी हम लोग अगर छोटा चैप्टर है तो हम लोग 2 दिन 3 दिन ले लेते हैं पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि आपने आया बुक उठाया धड़ धड़ पूरा पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा बुक आपको, पूरा चैप्टर आपको जरूरी नहीं है कि एक बार पढ़ें। बच्चों को समझ में आना चाहिए वो चीज़ें कि आप पूरा चैप्टर पढ़ा दिए और बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछे, हाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, बच्चा जो है बताया तो आपको सॉल्व किया, बाकी खत्म। अब उसके बाद से उसको आधा चीज़ें समझ में आई होगी, आधा चीज़ें नहीं समझ में होगी। बच्चा डर से नहीं पूछेगा, या फिर अगर डर नहीं भी है तो कुछ चीज़ें पूछा तो आपने सॉल्व किया, बाकी चलो ठीक है जाओ अपने घर से बना के लाना, फिर आया तो आपने हेल्प किया। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से अधिगम नहीं होगा। इसका मतलब यही होता है कि बोझ को कम करना, यानी कि आप छोटे छोटे पार्ट में करो। आप एक चैप्टर भी पढ़ाते हो तो देखते हो कि जब 2 या 3 दिन में खत्म करते हो, बड़ा चैप्टर है ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप छोटे छोटे पार्ट में आप पढ़ाते हो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते हो ताकि अच्छे से बच्चे समझ सके। इसलिए पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, यानी कि पाठ्यचर्या भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको भी हम लोग धीरे धीरे मतलब बड़ा करें, यानी कि धीरे धीरे उम्र के अनुसार और क्लास के वाइज हम लोग बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को भी पूरा टफ चीज़ दे दिया, ऐसा नहीं। हम आपने देखा होगा एनसीईआरटी का सिलेबस भी ऐसा ही है। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है 22 नंबर। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो ये होता है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। यानी कि एनसीएफ 2005 जो है गणित के बारे में क्या कहता है कि शिक्षा जो है बच्चों के जो भी पढ़ाया गया टॉपिक्स है मैथ का, उसको बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना ताकि वो उपयोग कर सके उसके दैनिक जीवन में, ठीक है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में, थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा हो सकता है परेशानी हो, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया। हालांकि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे, कि मैंने सारी चीज़ें आप पिछले दोनों वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप जाकर के वो वीडियो फिर से देखिए, ताकि क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है। जब तक आप इस चीज़ को अच्छे से समझोगे नहीं तो सीटेट में थोड़ा सा नंबर उठाना जरूरी है। नंबर अगर आपका ज़्यादा नंबर नहीं आएगा परेशानी हो जाएगी। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता था, थोड़ा सा क्वेश्चन अब खत्म ही लगभग, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता था कि अगर आप एनसीएफ का वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, तो एनसीएफ से मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब आपको प्रैक्टिस करते रहना। मैंने जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो आप क्वेश्चन करते जाओ, और हाँ आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो ये कभी भी टारगेट मत लेके चलो कि 90 आ जाना चाहिए मेरा। घर पे अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो तो 90 आ जाए ये काफ़ी नहीं है, नहीं 90
से ऊपर आना जरूरी है। अगर आपको पास करना है, सिर्फ पास करना है, तो कम से कम 120 नंबर आपके प्रैक्टिस सेट में आना चाहिए। और आपको मेरिट लाना है तो 145 प्लस लाना चाहिए। और आपको सर तो ज़्यादा बड़े बड़े बात कर रहे हैं सर, ऐसा थोड़ा ना होता, 145 प्लस कैसे आ जाएगा? आता है, बिल्कुल आता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ है। आप अभी टाइम है, 2 से 3 महीना अभी टाइम है। एग्जाम कब होगा सीटेट का अभी डेट कुछ आया नहीं है, तो अभी टाइम है, ठीक है। आप इसी तरह से लेकर के चलो, टेंशन की बात नहीं है कि आप अभी सर पे एग्जाम तो नहीं है ना, तो आपके पास समय है, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने की और डिस्कशन करके बताने की, समझाने की, ताकि वो चीज़ें अस्थायी रूप से हो सकें। तो आपको लेके चलना होगा। सिर्फ पास करना है आपको तो कम से कम 120 प्लस होनी चाहिए। और अगर क्यों, अब आपको बहुत से लोग बता रहे हैं कि 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मैं दूसरे यूट्यूब चैनल की तरह नहीं करूँगा, बिल्कुल। मैं आपको सीधे स्टैंडर्ड लेकर के चलूँगा, स्टैंडर्ड ही बनाना चाहूँगा आपको। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका लक्ष्य सीटेट नहीं है। दूसरे चैनल वाले क्या करते हैं, आपको डराते हैं, आपको सीटेट करके सीटेट में ही सीमित कर देंगे। मैं आपको ये जो कर रहा हूँ, इस अगर आप ये चीज़ सच में फॉलो करते हो तो आप सीटेट ही नहीं, आगे आपका जो केवीएस का वैकेंसी आएगी, केवीएस का एग्जाम दोगे, अगर सीटेट तो दे करके रहोगे नहीं, क्योंकि सीटेट कहीं तो कहीं यूज करना है, तो सुपर टेट हो, केवीएस हो, जीएनवी हो, जो यहाँ भी आप एग्जाम देना हो, आपको वो एग्जाम में हेल्प करेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी 2005 में गणित शिक्षण में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी सुगमता में महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा गणित के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति, यानी गणित का उच्च लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए, इसका मतलब है महत्वाकांक्षी होने का मतलब। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यावसायिक ज्ञान होना। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के सुझाव दिए गए? जो प्रश्न डिस्कस करने वाला है मैं उनको डिस्कस कर ले रहा हूँ, और जो चीज़ें सीधे थ्योरेटिकल हैं, जो सीधे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आ जाएंगी, वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुझाव के सुझाव दिए गए हैं? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, यानी कि जो बच्चा चाहे तो वह दे, वरना ना चाहे तो ना दे। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 किस पे बल देती है? तो करके सीखने में, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पे बल देती है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है इसका? कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। यानी कला शिक्षा जो है इसलिए एनसीईआरटी में जोड़ा गया है कि एनसीईआरटी जो है इसलिए बल देता है विद्यालय में जोड़ने से, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना इसका उद्देश्य है, और छात्रों के व्यक्तित्व को विकास करना है, और उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। आपको पता है कला से कितना लाभ है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है? तो बालकों के संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, इस पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? तो 1993 में ये विचार आया था। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? कौन से सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन इत्यादि। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ये प्रश्न लास्ट था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एनसीएफ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट हो गई और सारे वीडियो हमने देख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो हमने अच्छे से डिस्कस किया, क्वेश्चन मैं कोशिश किया हूँ मैंने जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर सकूँ, आपको समझा सकूँ। मैंने डिस्कस किया था पर फिर भी मैंने क्वेश्चन कहाँ कैसे पूछे गए ये मैंने डिस्कस करके आपको समझाने की कोशिश की है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रहा हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं, अपना प्रॉब्लम बताएं, डिस्कस करें, मैं बिल्कुल आपको समाधान करने की कोशिश करूँगा। और आगे मैं आपको ये भी सुझाव देता रहूँगा, छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हर एक वीडियो में आपके लिए डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा कि आखिर आपने नंबर कैसे बना सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिस सेट बनाए तो कैसे बनाए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ एक सीरीज कि मैंने आपको बताया था और आप अगर फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल, कि आपको पैसेज सॉल्व करना है डेली, या तो डेली पैसेज सॉल्व कीजिए, एक एक पैसेज हिंदी का, एक इंग्लिश का, या फिर जो भी आप लैंग्वेज लिए हो, हिंदी लिए हो तो हिंदी, या फिर जो भी आप रीजनल लैंग्वेज लिए हो उसका पैसेज सॉल्व करो आप डेली, ठीक है। और पैसेज सॉल्व करने के बाद से उस पैसेज को सॉल्व कैसे करना है ये इस पर भी मैं जल्द से जल्द करूँगा, आपको वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आप पैसेज एग्जाम में कैसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। खास करके इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, हिंदी के पैसेज या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश के पैसेज सॉल्व करने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। तो मैं जल्द ही लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ,
आपका कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर फॉलो कीजिए और वहाँ ऑडियो हमारे सारे उपलब्ध हैं, आप आराम से सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।